properties of determinant, that is exercise 4.2p. अब तक हमने क्या सीखा, माइनर क्या होते हैं, कैसे निकलेंगे, कोफैक्टर क्या होते हैं, और डेटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर के लिए, 3 इंटू 3 ऑर्डर के लिए, 1 इंटू 1 ऑर्डर के लिए। माइनर को MIJ से दिखाते हैं, कोफैक्टर को AIJ या CIJ से दिखाते हैं, और डेटरमिनेंट को A डेटरमिनेंट से दिखाते हैं। CIJ का फॉर्मूला था -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। MIJ के लिए रो और कॉलम डिलीट करके उसका डेटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। और डेटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम किसी भी रो या कॉलम की हेल्प से उसको एक्सपेंड कर देते हैं, 2 इंटू 2 का भी, 3 इंटू 3 का भी। अब डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब होता है, जैसे हमें किसी डेटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है, जैसे सपोज मेरे पास एक डेटरमिनेंट है 1 2 3 1 2 3 4 7 9। तो इस डेटरमिनेंट को मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकता हूँ किसी भी रो या कॉलम के थ्रू। लेकिन अब इस डेटरमिनेंट में एक स्पेशल बात दिख रही है, इसकी डेटरमिनेंट की रो 1 और रो 2, फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों कैसी हैं, एक जैसी हैं, सेम है। जब ये दोनों सेम होती है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, आइडेंटिकल इक्वल टू। ये जो 3 बार मैंने इक्वलिटी लगा, ये जो साइन लगाया है, इसका साइन का मतलब होता है आइडेंटिकली इक्वल। तो आइडेंटिकली इक्वल मतलब R1 बिल्कुल R2 के जैसी है, सेम टू सेम, आइडेंटिकली इक्वल है। इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। अगर तो इस केस में मैं इस डेटरमिनेंट को एक्सपेंड किए बिना ही इसका आंसर क्या बोल सकता हूँ, 0 बोल सकता हूँ। रीज़न, ये प्रॉपर्टी ऑफ डेटरमिनेंट होती है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल इक्वल हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो हम ऐसी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज सीखेंगे डेटरमिनेंट की, जिसकी हेल्प से हमें या तो डेटरमिनेंट को इवेल्युएट नहीं करना पड़ेगा, या फिर करना पड़ेगा तो क्वेश्चन ईजी होगा, ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं होंगी, ठीक है। तो डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ डेटरमिनेंट को ईजिली इवेल्युएट करने में हेल्प करती हैं। अब ये प्रॉपर्टी में मैंने 0 कैसे बोला, देखो अगर मान लो आप एक्सपेंड भी कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा ये प्रॉपर्टी क्यों बनी है। अगर मैं इसे थर्ड रो के थ्रू एक्सपेंड करता हूँ तो सबसे पहले एलिमेंट 4, तो मेरे पास जो डेटरमिनेंट बचा, ये डिलीट होने के बाद डेटरमिनेंट क्या बचा, 2 2 3 3। तो 6 - 6 0 हो जाएगा, इंटू 4 0 होगा। आगे माइनस का 7, तो ये डिलीट 1 1 3 3, अगेन 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 9, तो डिलीट और ये डिलीट 1 1 2 2, तो ये भी 0। तो क्लियर हुआ किस। तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ को लिख लेते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, नोट कर लेना चाहे साथ साथ। इफ any two rows or columns in a determinant के लिए डेल्टा या ट्रायंगल का साइन दिखा देते हैं, in a determinant are identical, they are equal, same, identical, then that determinant value equals to 0, मतलब that determinant vanishes। वो determinant क्या हो जाता है, vanish हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। vanish होने का मतलब 0 हो जाना। एग्जाम्पल, तो हमें इसको एक्सपेंड करने की नीड नहीं है, जस्ट वी हैव दिस प्रॉपर्टी। अगर आइडेंटिकल हो जाए कोई भी 2 रो या कॉलम तो वो डेटरमिनेंट वैनिश हो जाएगा, उसकी जो डेटरमिनेंट की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। जैसे 2 3 7 1 5 8 2 3 7, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 दे आर व्हाट, आइडेंटिकली इक्वल। तो हम लिखेंगे बिकॉज C1 आइडेंटिकल इक्वल टू C3 दैट इम्प्लाइज डेटरमिनेंट वैल्यू इज 0, वैल्यू ऑफ दिस डेटरमिनेंट इज 0 बिकॉज 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए। कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि एडजेसेंट हो। अब कॉलम 1 कॉलम 3 से आइडेंटिकल हो गया, कोई भी 2 रो आइडेंटिकल हो जाए, कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। चलिए आगे, क्लियर है, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी यूज़ कब होगी,
जब हमें डेटरमिनेंट को वैनिश करना हो, जब हमें डेटरमिनेंट को जीरो दिखाना हो और विदाउट एक्सपेंडिंग जीरो दिखाना हो, तो वी ट्राई टू मेक द एनी टू रोज और टू कॉलम ऑफ द डेटरमिनेंट आइडेंटिकल इक्वल बाय टेकिंग सम रोज। हम एक प्रॉपर्टी को यूज तब करते हैं जब हम दूसरी प्रॉपर्टी को हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्रॉपर्टी लगेगी, और भी प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए हो सकता है मुझे किसी दूसरी प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़े, तो वो हम एक साथ सभी सारी प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, देन फिर हम देखेंगे किस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है, ठीक है, थ्रू एग्जांपल्स। तो अभी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ एनी रो और कॉलम इंटरचेंज with another row or column, यानी रो के साथ इंटरचेंज होगी, कॉलम के साथ, then value of such determinant changes in sign। तो उस determinant की वैल्यू किस में चेंज हो जाती है? साइन में। मतलब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मेरे पास एक 3x3 ऑर्डर का डेटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू आर्बिट्रेरी लिख दी मैंने कुछ भी। इस डेटरमिनेंट को अगर हम एक्सपेंड करें, इसकी वैल्यू निकालें, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं 1, दिस कॉलम कैंसिल, दिस रो कैंसिल, तो 3 2 ज़ा 6 -1 कितना आया? 5 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट नेगेटिव होगा, एंट्री माइनस का 4, तो दिस रो कैंसिल एंड दिस कॉलम कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस का 3 1। आगे जीरो लिखने की नीड नहीं है, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो 5 - 4 इस डेटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब एक काम करते हैं, कोई भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं। तो जब हम इंटरचेंज करते हैं तो हम क्या ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब कैसे दिखाते हैं? जैसे मैंने लिखा R1, इस सिंबल का मतलब होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस सिंबल मीन्स इंटरचेंज। तो R1 इंटरचेंज विद R2 करूँ या R3 करूँ, जो मर्जी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने एक बार इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने से अब इस डेटरमिनेंट का, अब ये डेटरमिनेंट क्या दिखेगा हमें? अब ये कैसा बन जाएगा? डेटरमिनेंट न्यू डेटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी वैल्यू में क्या होगा? R1 तो R3 चेंज हो जाएगी, तो R3 R1 के प्लेस पर चले गई और R1 R3 के प्लेस पर आ गई, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज होगी। R2 सेम है, R2 यहाँ 1 लिखा था, क्लियर है। इसकी वैल्यू इस डेटरमिनेंट की वैल्यू से किस में चेंज हो जाएगी? साइन में। मतलब अब इसका आंसर कितना आएगा? -1। एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ, तो किसी से भी एक्सपेंड कर दो, से फर्स्ट रो से करते हैं एक्सपेंड, किसी से भी करें आंसर सेम आएगा, तो 0 लिखने की नीड नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 1, पर -1 आएगा क्योंकि सेकंड एंट्री यहाँ पर डायमंड वाली एंट्री है। तो ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, क्या बचा? 4 1 1 3, तो 4 को 3 से करेंगे 12 और 1 को 1 से, तो 12 - 1 11, तो 11। अब प्लस क्या? 2, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, तो क्या बचा? 4 × 2 8, माइनस का 3 5, तो 2 × 5 इज 10, -1 × 11 इज -11, प्लस 10 कितना बना? -1। इसका मतलब डेटरमिनेंट की वैल्यू साइन में हो गई चेंज। 2 × 2 ऑर्डर में और क्लैरिटी मिलती है, देखो ध्यान से। A B C D, अगर ये डेटरमिनेंट है तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? AD - BC। अगर मैं कॉलम 1 को इंटरचेंज कर दूं कॉलम 2 से, कॉलम में भी लगता है और रो में भी लगता है, किसी में भी आप कॉलम में कॉलम को चेंज कर सकते हो, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करना और रो को रो से। तो अगर इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा? B D A और C, क्लियर है? B D A और C। अब अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो क्या आएगा? BC माइनस का AD। अब पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है? माइनस का ही तो डिफरेंस है कि नहीं है? तो डेटरमिनेंट की वैल्यू के अंदर साइन चेंज हो जाएगा अगर आप किसी भी रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज करोगे। अब मैं इसी के अंदर दोबारा एक और इंटरचेंज कर दूं, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दूं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। अगर इसको मैं इंटरचेंज कर दूं तो नया डेटरमिनेंट क्या बनेगा? 0 1 2 1 2 3 और 4 3 1, ये बनेगा। तो अब इसका आंसर फिर से क्या आएगा? 1। अब ये डेटरमिनेंट का आंसर भी 1 ही है, तो दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रही है? थर्ड से। थर्ड के बाद फर्स्ट आ गई और फर्स्ट के बाद सेकंड आ गई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कल मैं सारस में ये वाली बात बता रहा था, कल या परसों, कल ही बता रहा था।
जब सारस में मैंने कहा था कि किसी से भी स्टार्ट कर लो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे अगर आप किसी डिटरमिनेंट को इवेल्युएट कर रहे हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आपको पता है फर्स्ट रो एबीसी के बाद सेकंड रो डी ई एफ है, थर्ड रो जी एच आई है, और थर्ड रो के बाद फर्स्ट रो कौन सी है, एबीसी। ये इस सीक्वेंस में है। तो इफ यू स्टार्टेड बाय एनी रो वैल्यू सेम रहेगी। कैसे? अगर मैं एबीसी की जगह डी ई एफ से स्टार्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, पर डी ई एफ के बाद जी एच आई और फिर इसका आंसर सेम रहेगा। इसमें इसके कंपैरेटिवली दो चेंज आए हैं, दो रो चेंज हुई हैं, दो बार रो चेंज हुई हैं। कैसे? समझ लो, पहले R1 R2 इंटरचेंज होगी, तो ABC यहाँ आ गई और DEF यहाँ आ गई, और फिर जो ABC वो यहाँ इससे चेंज हो गई। देखो तीसरे पे ABC कैसे पहुंचे, दो बार ऑपरेट करके, तो इट मीन्स जो दो ऑपरेशन लगे हैं वो माइनस माइनस ने क्या बना दिया, प्लस। अगर मैं अब यहाँ पर GHI से स्टार्ट करता तो नीचे क्या आता, ABC, और उसके नीचे क्या आता, DEF। क्लियर हुई बात? थर्ड के बाद फर्स्ट आता है, फर्स्ट के बाद सेकंड, मतलब A के बाद B, B के बाद C और C के बाद A, D नहीं है हमारे यहाँ। क्लियर हुआ? नोट कर लिया? ठीक है, तो रह गया करो। तो ये हमारे पास ऐसे ही कॉलम से भी आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, इसको इधर ले आओ, तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, साइकिल में चलेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल इक्वल होते ही डिटरमिनेंट की वैल्यू वैनिश, जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा अगर आप कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी रो और कॉलम बिकम्स आइडेंटिकली जीरो, किसी डिटरमिनेंट में एक रो या कॉलम आइडेंटिकली क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है, देन डिटरमिनेंट वैनिशेस। वो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू वैनिशेस व्हेन एनी रो और कॉलम बिकम्स आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो। सो लेट अस टेक अ डिटरमिनेंट ऑफ 3 into 3 ऑर्डर इन विच फर्स्ट रो इज 0 0 0, तो वैल्यू इज जीरो। बट ऑब्वियस हम इसको किससे एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो से, तो 0 into समथिंग जीरो होगा। अगर मैं इसको सेकंड रो से करूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कैंसिल, अभी भी तो 0 into 0 ही आ रहा है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो एलिमेंट ही खुद जीरो है, तो कोफैक्टर निकालने की नीड नहीं है। अगर सेकंड या थर्ड रो से करते हैं तो कोफैक्टर जीरो है, तब भी प्रोडक्ट जीरो ही बनेगा, अल्टीमेटली जीरो। 2 into 2 ऑर्डर 3, किसी भी ऑर्डर में आपकी कोई भी रो और कॉलम आइडेंटिकली तीनों एलिमेंट जीरो बन जाते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। क्लियर? अच्छा, एक बात और, अगर मान लो 3 नहीं बनते, 2 बन जाते हैं, अगर दो वैल्यू जीरो बन जाती हैं तो भी बेनिफिट तो होगा ना, हम इसी रो से एक्सपेंड करेंगे, इन दोनों को तो करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर एक ही बार में निकल जाएगा। 9 2 18 माइनस 23 21 माइनस का 3 इंटू 2 माइनस का 6। तो फाइनली वी हैव बेनिफिट व्हेन वी हैव मोर जीरोज इन एनी रो और कॉलम, उसी से हम एक्सपेंड करना प्रेफर करेंगे। सभी जीरो आ गए तब तो जीरो बन ही जाएगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, थोड़ा ध्यान से समझना। अभी फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, या चलो आसान सी बता देता हूँ, फिर फिफ्थ पे आता हूँ। वो जो अभी देखो, A इंटू बी कोई मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालने का मतलब उन दोनों के डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई करना। बात एक ही है, डिटरमिनेंट निकाल कर मल्टीप्लाई कर लो या मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाल लो, वो ट्रू होगा। अगर ये दो के लिए है तो सबके लिए भी ट्रू है। अगर 3 मैट्रिसेस आ जाएं, तीनों की मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालोगे तो उनके डिटरमिनेंट को निकाल कर मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। ठीक है, हम डॉट नहीं भी लगाएंगे तो समझा जाएगा कि वो मल्टीप्लाई ही है, ए को बी से मल्टीप्लाई, बी को सी से मल्टीप्लाई। ठीक है, नोट 3 के लिए, 4 के लिए, n के लिए भी ट्रू है ये। इसको एक बार हम कर लेते हैं। देखो, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 5 और B मैट्रिक्स है से 4 3 2 1। अब A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 6, तो क्या निकला -1। B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या निकला, 4 माइनस 6 माइनस 2। A डिटरमिनेंट और B डिटरमिनेंट के मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। -1 की -2 से करूँगा +2 आ जाएगा। यहाँ तो मैंने डिटरमिनेंट की अलग अलग मल्टीप्लाई कर ली, दैट मीन्स राइट हैंड साइड निकाल ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई। मैट्रिसेस क्या, 1 2 3 5 और मल्टीप्लाई 4 3 2 1। मैट्रिसेस की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 को 4 से, 2 को 2 से, तो कितना आ गया आंसर, 4 + 4 = 8
1 की 3 से, 2 की 1 से 5, 3 की 4 से 12, 10 और 12 20, 22, 3 की 3 से 9 और 5 14। रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकालेंगे, होल का डेटर्मिनेंट। जब आप डेटर्मिनेंट निकालोगे तो ये सिंबल हटा दो, डेटर्मिनेंट का सिंबल अप्लाई कर दो। अब डेटर्मिनेंट आते ही ये एक अरेंजमेंट नहीं है, वैल्यू बन गई है, स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू बन गई। वैल्यू कैसे निकलती है, रूल से। रूल क्या, 14 8 से कितना होता है 112, 22 5 से कितना होता है 110, तो कितना आंसर आया 2, वही आंसर आ गया। इट मीन्स अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डेटर्मिनेंट निकालना होता तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम दोनों के डेटर्मिनेंट का ही निकाल कर वैल्यू निकाल लेते हैं ना, क्योंकि ये ज़्यादा आसान पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। इसमें आपने कहीं मल्टीप्लाई नहीं किया, डेटरमेंट वहाँ भी निकाला, डेटरमेंट यहाँ भी निकाला, लेकिन यहाँ बहुत जल्दी निकल गया ना डेटरमेंट, है कि नहीं है। ये 3 ऑर्डर में भी ट्रू है, सभी ऑर्डर में ट्रू है, ठीक है। 5th प्रॉपर्टी, हाँ अब ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। बस 2-3 प्रॉपर्टीज रही हैं। 5th नहीं, 6th वाली बताता हूँ पहले मैं। 5th भी थोड़ी आसान सी करा दूँ पहले कंप्लीट, बस फिर लास्ट की 3 मेन इंपॉर्टेंट रह जाएंगी। देखो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं डेटरमिनेंट निकालूं या उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं और फिर डेटरमिनेंट निकाल दूं तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 2 1 0 1 5, ये कोई डेटरमिनेंट है। अभी वैसे तो मैंने मैट्रिक्स ही लिखी है, तो चलो मैट्रिक्स के लिए क्लोज कर दिया। अब मैंने ए क्या किया, वर्टिकल लाइन में जो डेटरमिनेंट लिख दिया, तो ए मैट्रिक्स से कोरस्पॉन्डिंग कोई डेटरमिनेंट मिल गया मेरे को, जिसके एलिमेंट्स हैं ये वाले। इसको एक्सपेंड कर देंगे हम, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, 1 2 3 4 2 1 और 0 1 5, मतलब मैंने ट्रांसपोज कर दिया, रो चेंज इनटू कॉलम, कॉलम चेंज इनटू रो, ठीक है। अब ए के ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट निकाल लो, इन दोनों के डेटरमिनेंट सेम निकलेंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। आप सोचो इसको कितने तरीकों से एक्सपेंड कर सकते, नंबर तो वही लिखे हुए हैं, 6 तरीकों से एक्सपेंड कर सकते हो, रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, सारे 6 तरीकों से करके दिखाया था मैंने कल। मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम से और इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट रो से, तो सेम ही तो होगा, दे हैव टू बी सेम। तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, 1 दिस कैंसिल 10 माइनस 1 9 माइनस का 4 दिस कैंसिल 5 2 10 3, आगे लिखने की जरूरत है नहीं, 0 समथिंग 0, 9 माइनस का 28, कितना आंसर आया, माइनस का 90। यहाँ से एक्सपेंड करते हैं 1, वही तो है, अब बस रो से कर रहा हूँ मैं एक्सपेंड, 10 माइनस 1 9, फिर आगे -4 फर्स्ट रो से, ये कैंसिल 10 माइनस 7, और आगे लिखने की नीड नहीं है। तो कितना आंसर आया हमारा, दैट मीन्स वी इवैल्यूएट द डेटरमिनेंट और इवैल्यूएट द ट्रांसपोज ऑफ द डेटरमिनेंट, इट गिव्स द सेम आंसर, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का अगर हम डेटरमिनेंट बनाकर, स्क्वायर मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट बनाकर इवैल्यूएट करें या उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर डेटरमिनेंट निकालें, आंसर सेम रहता है। अब हैं 3 प्रॉपर्टीज बची हुई, 6 7 8, और ये तीनों प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये 3 प्रॉपर्टीज जो बता रहा हूँ वही लगेंगी। अब तक कौन कौन सी सीखी, 2 रो इंटरचेंज करते हैं तो साइन माइनस का आ जाता है, 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल होता है तो 0 हो जाता है, पूरे रो या कॉलम में 0 0 0 होता है तो आंसर 0 आ जाता है। डेटरमिनेंट को डेटरमिनेंट के ट्रांसपोज से लिखते हैं तो वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। और प्रोडक्ट में अगर करते हैं तो अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। बस हमने यही सीखा अब तक, 5 प्रॉपर्टीज, और ये सारी आसान सी हैं, हटा दूँ। नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी, जो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि इसका यूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा आगे पूरे चैप्टर में। 6th प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो जी 6th प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो, आपने कल एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन घर से करके आए हो उसमें ना ऐसे क्वेश्चन करके आए हो, देखो 1 2 5 7, इसका डेटरमिनेंट निकाल लो, 7 माइनस का 10 माइनस का, सही है। और आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, किसी मतलब इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, से मैं k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा, k
हमने सीख रखा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट नंबर से, रियल नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता है, तो जो स्केलर रियल नंबर होता है वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब मैं इस के ए का डिटर्मिनेंट को निकाल दूं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, और मल्टीप्लाई किसको करा मैंने, मैट्रिक्स को, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ। तो जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 7k² माइनस का 10k², मतलब कि माइनस का 3k²। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर था -3, इसका है -3k²। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -3 तो डिटरमिनेंट एक ही वैल्यू है, तो k² इंटू डिटरमिनेंट ए लिख दूँ, -3 की जगह तो डिटरमिनेंट ए ही है और k²। अब ये किसके इक्वल था, के ए डिटरमिनेंट के, ये तो निकाल रहे थे। इससे क्या प्रूव हुआ कि k का स्क्वायर बाहर आ गया और डिटरमिनेंट ए अलग हो गया, है ना, यही हुआ। k का स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना था, अगर 3 इंटू 3 होता तो k का क्यूब आ जाता। क्लियर। अब और डिटेल में और डीप में लॉजिक समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ, देखना इसका रीज़न बताता हूँ। इसका रीज़न ये है, ध्यान से देखना भाई, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है से 2 4 3 1, आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो, क्या निकलेगा, 2 4 3 1 का डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, माइनस का 10 निकलेगा, क्या 2 माइनस का 12, यही निकलेगा। अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने एक चेंज करा है, देखना, मैंने फर्स्ट रो में 2 और 4 लिखा हुआ था, उसकी जगह क्या लिख दिया, 1 और 2 लिख दिया, है ना। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, -5 आएगा ना, -5 आ गया। तो कुछ कनेक्शन तो है ना -10 और -5 के बीच में, मतलब स्क्वायर का कुछ कनेक्शन नहीं है। -5 का स्क्वायर तो 25 होता है, ये तो 2 का मल्टीप्लाइड हो रहा है ना। इस -10 का आंसर हाफ हो गया एक्चुअली, ध्यान से देखो तो इस -10 का आंसर हाफ ही तो हो गया, 2 से डिवाइड किया तो -5 आ गया। इसका आंसर हाफ क्यों हुआ, क्योंकि आपने फर्स्ट रो में से 2 को कॉमन निकाल लिया था। ये ऐसा समझो, फर्स्ट रो में आपके 2 और 4 एलिमेंट लिखे थे, लेकिन आपने अब यहाँ 2 इंटू 1 था, यहाँ 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ये एक 2 को मैंने रो से हटा दिया, ये 2 एलिमेंट हट गया ना, तभी तो 1 और 2 आए, तो आंसर भी क्या हो गया उसका, हाफ हो गया। अच्छा, रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स कैसे ट्रू है, इसका आंसर मैंने -3 निकाल रखा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई अब डिटरमिनेंट में करता हूँ, एक रो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 4 5 7, तो अब इसका आंसर -6 होगा। चेक करके देखो, 14 माइनस का 20, मतलब किसी भी रो को या कॉलम में भी करके देख लो। मान लो फर्स्ट कॉलम को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आंसर आ रहा है, -9, और यहाँ था -3, क्योंकि मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो आंसर भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, ऐसे करके देखो, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 420, सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 4 और 14, अब आंसर निकाल कर देखो, 56 माइनस का 60 80, 56 माइनस का 80, आंसर कितना आया, माइनस, पहले आंसर इसका ओरिजिनल आंसर क्या था, -3, ये -3 किससे मल्टीप्लाई हुआ 8 से, हमने इसको 4 से किया था और इसको 2 से किया था। समझ में आई बात। इसका मतलब डिटरमिनेंट में रो और कॉलम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अगर हम किसी रो को मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर के साथ, तो डिटरमिनेंट भी उतने नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और कॉलम को करें तो वो भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हमने हर रो को करा है, एवरी रो को मल्टीप्लाई किया है, तो अगर फर्स्ट रो को 2 से किया है, सेकंड रो को 3 से किया है, तो आंसर कितने टाइम्स आ जाएगा, 6 टाइम्स। समझ में आई बात। तो डिटरमिनेंट में ये होता है। और थोड़ा सा एक बार और लास्ट समझा देता हूँ, ध्यान से देखना आप फिर से। देखो, जैसे मेरे पास एलिमेंट है, जनरलाइज फॉर्म में समझा देता हूँ, ABCD, क्या डिटरमिनेंट निकलता है, AD माइनस का BC। अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर दूं, सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, सेकंड को नहीं किया, तो अब आपका आंसर आ गया KAD माइनस KBC, और K कॉमन निकल गया। तो इस बात से ये प्रूव हो रहा है, कि किसी भी रो को भी मल्टीप्लाई कर दें अगर, या कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आया। अब इसका लॉजिक देखना, जो हमने ये प्रॉपर्टी लिखी थी, जब हम K को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, A से, ये A मैट्रिक्स थी, तो इस मैट्रिक्स की हर रो से मल्टीप्लाई हुआ होगा K,
या हर कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैट्रिक्स में तो हर रो से या कॉलम से होता है ना, एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में। तो अब अगर इसके अंदर 2 × 2 का ऑर्डर है तो 2 रो हैं, तो दोनों रो से के मल्टीप्लाई हुआ, तो जब उसका डेटरमिनेंट निकलेगा तो ओरिजिनल डेटरमिनेंट के कंपैरेटिवली के स्क्वायर टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रो भी के से मल्टीप्लाई और सेकंड भी के से मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो के से मल्टीप्लाई से आंसर के टाइम आ गया, सेकंड रो के से मल्टीप्लाई से आंसर के स्क्वायर टाइम्स हो गया। नहीं आया समझ में? बताऊं, दोबारा बताऊं? मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है 10, 3, 4 और 5। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें ये एलिमेंट है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को के से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो जब के से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो से के मल्टीप्लाई हुआ और सेकंड रो से भी के मल्टीप्लाई हुआ। बोलो ठीक है यहां तक? क्योंकि मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता है तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ये हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा था। हम ए का डेटरमिनेंट निकालते हैं, 10, 3, 4, 5, 50, तो कितना आया? ठीक है। अब हम इस के को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद डेटरमिनेंट निकालते हैं। इट मींस इसका डेटरमिनेंट निकालना है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, के से जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गई और फिर मैं उसका डेटरमिनेंट निकाल रहा हूं, तो इस डेटरमिनेंट में रो भी दोनों रो मल्टीप्लाई हुई हैं या दोनों कॉलम मल्टीप्लाई हुए हैं, यही तो कॉमन है। फर्स्ट रो भी के से मल्टीप्लाई हुई है और फर्स्ट कॉलम भी। क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुई थी, तो इसलिए दोनों से मल्टीप्लाई हुई। तो क्या आंसर के स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल वाला नहीं होना चाहिए? है ना? चेक भी कर लेते हैं। 10 5 जा 50 के स्क्वायर माइनस का 12 के स्क्वायर, तो अब तो समझ में आया, 38 के स्क्वायर। अगर इसका ऑर्डर 3 × 3 का होता तो के हर रो से मल्टीप्लाई होता, तो 3 रो से मल्टीप्लाई होता, तो डेटरमिनेंट का आंसर 3 बारी मल्टीप्लाई हो जाता। मतलब तब प्रॉपर्टी, अगर के इंटू ए मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालता हूं और ए मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर की n × n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो के की पावर n इंटू डेटरमिनेंट आएगा या नहीं आएगा? हाँ, के इंटू ए मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट क्या आ जाएगा? के की पावर n इंटू डेटरमिनेंट ए। अभी क्लियर हुआ? n क्या चीज है? ऑर्डर। 3 × 3 क्या है तो 3 बार बाहर आएगा। अब तो आ गया समझ, कोई डाउट नहीं। अच्छा, इससे एक बात और हमने सीखी, से हमारे पास कोई डेटरमिनेंट है जो मुझे इवेल्युएट करना है, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 1, 3, -1, इसकी वैल्यू निकालिए। प्रॉपर्टी ये है, ठीक है? प्रॉपर्टी इतनी सी है बस। फिफ्थ प्रॉपर्टी, के इंटू ए मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट के की पावर n डेटरमिनेंट ए, वेयर ए इज ऑफ n इंटू n ऑर्डर मैट्रिक्स। ये तो होगी प्रॉपर्टी। अब इसका एक बार यूज देखते हैं। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए डेटरमिनेंट है, ए डेटरमिनेंट, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, नो डाउट आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। मैं एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2, 3, 4। अच्छा, अगर मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलेगी? 2, दिस कैंसिल, -20 माइनस का 90, माइनस का 110, फिर माइनस का 3, ये कैंसिल, माइनस का 10 माइनस का 30, माइनस का 40, फिर प्लस का 4, ये कैंसिल, 30 माइनस 20, माइनस का 220, प्लस का 120, प्लस का 40। कितना आ रहा है आंसर? माइनस का 60 आ रहा है आंसर। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, ये मेरे पास कौन सी रो है? सेकंड रो। सेकंड रो में 10 कॉमन आ जाएगा। यहाँ अंदर क्या बचा? मैट्रिक्स में अगर हम कॉमन निकालते तो हर एलिमेंट से कॉमन निकालते हैं, लेकिन डेटरमिनेंट से मैंने सेकंड रो से कॉमन निकाल लिया। ठीक होगी बात? अब इसका आंसर सेम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सेम आना चाहिए ना। जो मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी, वो मैंने क्या सिखाई थी प्रॉपर्टी? अभी अगर आप किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डेटरमिनेंट का आंसर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक रो से ही तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कॉमन भी एक रो से ही निकाल सकते हो। इस 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसी एक रो से ही तो कर सकते हो, आंसर 10 टाइम्स हो जाएगा।
तो 10 बाहर निकाल लिया, अब इसका जो आंसर आएगा उसको मैं बाद में 10 टाइम्स कर दूंगा, बात तो एक ही है, आंसर सेम आएगा। 10 2 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस 11 माइनस 3, ये कैंसिल ये कैंसिल, माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 4 प्लस 4, ये कैंसिल ये कैंसिल, 3 माइनस 2 1। 10 इंटू देखना क्या वैल्यू आ रही है, माइनस 22 प्लस 12 प्लस 4 वही है, बस जीरो हटाकर, तो माइनस का 6, कितना आंसर आया, सेम आंसर आया। सबसे अगर सबसे 10 मान लो ऐसा होता, सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता, ठीक है, अब आप सब इससे भी 10 इससे भी 10 इससे भी 10 कॉमन निकाले तो बाहर आ जाता 1000, 10 की पावर 3, और ये अब आंसर सेम आएगा, इसका भी निकालना इसका भी निकालना सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यही यूज है, ठीक है। तो ये होगी आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो नोट लिख सकते हैं हम, इन डिटर्मिनेंट्स वी कैन मल्टीप्लाई और टेक कॉमन फ्रॉम any one row or column at a time, any one row or column at a time। मतलब मैट्रिक्स में तो आप सभी रो और कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन डेटर्मिनेंट में आप एक टाइम पर किसी भी एक रो या एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो। कोई डाउट है तो फिर पूछ लो, इसमें ये प्रॉपर्टी यूज होगी, अर्नव आ गया समझ में, आर्यन है, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है स्प्लिट, स्प्लिट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट। तो स्प्लिट प्रॉपर्टी ध्यान से समझना, ये फिफ्थ होगी ना नोट। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, पहले एक बार समझो फिर करते हैं सॉल्व आगे। मैंने लिखा a प्लस बी सी प्लस डी ई और एफ, ये क्या है, एक डेटर्मिनेंट है 22 ऑर्डर का, एलिमेंट्स लिख दिया मैंने। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ए एफ प्लस बी एफ, सही है, माइनस ई सी माइनस ई डी, ठीक है। ए प्लस बी को एफ से, ई को सी प्लस डी से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, डेटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। इस डेटर्मिनेंट की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एफ माइनस ई सी प्लस माइनस ई डी, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। क्या मैं इन वैल्यूज से फिर एक डेटर्मिनेंट बना सकता हूँ 2 into 2 ऑर्डर का? ये अगर ए एफ है तो ए यहाँ एफ यहाँ लिखूंगा तो ए एफ आएगा, यहाँ ई लिख दूँ और यहाँ सी तो ए एफ माइनस ई सी, ये बराबर आएगा। इससे भी बना सकता हूँ बी एफ ई और डी, हुआ क्लियर? ये डेटर्मिनेंट इन दोनों डेटर्मिनेंट में ब्रेक हो गया, इसको कहते हैं स्प्लिट करना। अब तुमने नोटिस किया स्प्लिट एक रो हुई है ना, दूसरी रो नहीं हुई, दूसरी रो सेम रही है दोनों के साथ। रो में एलिमेंट क्या था, ए बी और सी डी, तो पहले वाले एलिमेंट आगे ए और सी, दूसरे में क्या आगे बी और डी। मतलब पहले वाले फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट थे, तो अगर इसके 2 डेटर्मिनेंट ब्रेक हो रहे हैं तो एक डेटर्मिनेंट में ए दूसरे में बी, ऐसे ही पहले में सी दूसरे में डी। इसमें बी लिख लो इसमें ए लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। ऐसे ही इसमें डी और इसमें, वो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो ना, कॉम्यूटेटिव लो, अगर बी प्लस ए लिखते तो आगे बी आ जाता, फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। 3 में भी सेम है। इट मीन्स वी कैन स्प्लिट और वी कैन ब्रेक अ डेटर्मिनेंट इनटू n नंबर ऑफ डेटर्मिनेंट्स इफ देयर इज n एलिमेंट्स इन एनी वन रो और एनी वन कॉलम, ठीक है। सिर्फ एक रो और एक कॉलम के अंदर अगर एक एलिमेंट के n टर्म्स हैं, n टुकड़े हैं, तो उसको हम n पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही मर्ज भी कर सकते हो, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा। मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तब तो आपके पास क्या होता है, ई और ई 2 ही हो जाते हैं ना, लेकिन डेटर्मिनेंट में जब ऐड होते हैं तो एक रो या एक कॉलम ऐड होती है। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूँ आपने इस डेटर्मिनेंट को ऐड करना है,
तो आप इसको ऐड कर पाओगे? आंसर इज यस, ऐड कर पाओगे क्योंकि एक रो या कॉलम कॉमन दिख रहा है, सेम दिख रहा है, 4 3 4 3। तो जब ऐड करेंगे तो 4 3 थोड़ा चेंज करेंगे, 7 और 2 8 और 1। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पर 3 की जगह 31 होता तो आप ऐड ही नहीं कर सकते थे, तब आपको इनको अलग अलग निकाल के ही प्लस करना पड़ता। लेकिन अभी आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प ले सकते हो। अब देखो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 9 4 जा 36, 9 3 जा 27। कितना आंसर आया? 9। अब एक बार अलग अलग निकाल कर देखते हैं। 4 - 6 -2, 4 8 जा 32, 7 3 जा 21। 32 में से 21 गया 11, 11 - 2 कितना हुआ? सेम आंसर आया। तो अलग अलग ऐड करना मतलब ऐड करके आंसर निकालना सेम ही बात है, बट उसके लिए कंडीशन एक है कि कोई भी रो या कॉलम सेम होने चाहिए, वो एक ही बार लिखेंगे, बाकियों को ऐड कर देंगे। तो ये होगी स्प्लिट प्रॉपर्टी।